क्यूटीज, आज की जो स्टोरी है ना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें हमारी फीमेल लीड अपने गूंगे करोड़पति सीईओ पति से इतनी नफरत करती है कि उसे मारने तक की कोशिश करती है। लेकिन फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। वो टाइम में वापस चली जाती है और अब उसे अपनी जान बचाने के लिए उसी पति का दिल जीतना है जो उसे बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता। इसमें आपको नफरत, पछतावा और पागलपन वाला रोमांस भर भर के मिलेगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामा शुरू होता है हमारी फीमेल लीड सान से, जिसकी शादी हुई है एक करोड़पति सीईओ से। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सान अपने हस्बैंड से पागलों की तरह नफरत करती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बोल नहीं सकता था। वो उसे आधी रात को घर से बाहर निकाल देती और जब खाना बनाती तो जानबूझकर उसमें कांच के टुकड़े मिला देती। उसने सोचा कि अरे ये बोल तो सकता नहीं, अगर इसका गला खराब भी हो गया तो किसी को क्या ही पता चलेगा। फिर अपनी लाइफ से तंग आकर उसने अपने हस्बैंड का चैप्टर ही क्लोज करने का प्लान बनाया और उसके ड्रिंक में जहर मिला दिया। लेकिन सीईओ ने उसकी ये चाल पकड़ ली और उसके ब्रदर्स ने उसे सीधा जेल भिजवा दिया, जहां उसकी मौत हो गई। लेकिन फिर स्टोरी में आता है एक क्रेजी ट्विस्ट। सान एक साल पहले पास्ट में वापस पहुंच जाती है। फिर उसको अपनी सारी पुरानी घटिया हरकतें याद आती हैं और उसे बहुत पछतावा होता है। अब जब उसे एक नया चांस मिला तो उसने डिसाइड किया कि अपनी जान बचाने के लिए वो अपने पति के साथ बहुत अच्छा बिहेव करेगी। वो उसे पागलों की तरह ढूंढने निकलती है और जैसे उसे देखती है उसके गुड लुक्स देखकर तो बस पिघल ही जाती है। उसने सोचा कि यार मैंने पहले कभी नोटिस ही क्यों नहीं किया कि ये इतना हैंडसम है। इतने में नौकरानी आकर बताती है आपकी दोस्त सिजिन आई है। सान को फौरन याद आ गया कि पिछली लाइफ में इसी दोस्त ने उसे भड़काया था और सीईओ के खिलाफ उसके कान भरे थे, क्योंकि सिजिन की नजर असल में उसके पति पर थी। इसीलिए इस बार सान ने अपनी दोस्त को सीधे सीधे बोल दिया, सुन हम दोनों के बीच में फूट डालने की कोशिश मत कर। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी सीईओ से हुई है। ये सुनकर सिजिन की तो आंखें फटी की फटी रह गईं कि ये कितनी बदल गई है। लेकिन दोस्त ये देखकर शॉक हो गई और बोली, अरे तू पागल हो गई है क्या? ये तो एक गूंगा है। ये सुनते ही सान का तो पारा चढ़ गया और उसने नौकरानी को ऑर्डर दिया, इसे अभी के अभी धक्के मारकर बाहर निकालो, क्योंकि इस बार वो किसी को भी अपने पति की बेइज्जती करने नहीं देगी। इधर सीईओ ये सब चुपचाप देख रहा था और उसने सोचा कि पक्का ये इसका कोई नया ड्रामा है। नौकरानी भी सान का ये बदला हुआ रूप देखकर शॉक थी और उसने सान को उसकी सारी पुरानी घटिया बातें याद दिलाई। ये सुनकर सान का तो दिल ही बैठ गया, इसलिए वो सीईओ का दिल जीतने के लिए फटाफट एक गिलास पानी लेकर उसकी तरफ भागी। लेकिन सीईओ को लगा कि वो उस पर अटैक करने वाली है, तो उसने ग्लास हटा दिया और पानी सीधा उसकी पैंट पर गिर गया। सान एकदम नर्वस हो गई और माफी मांगते हुए सॉरी उसे साफ करने लगी। लेकिन गलती से उसका हाथ गलत जगह पर टच हो गया, जिससे सीईओ एकदम अनकंफर्टेबल हो गया। सान ने फिर उसके साथ मजाक करने की कोशिश की, लेकिन सीईओ ने उसे देखने के बजाय अपनी किताब पढ़ना जरूरी समझा। सान फिर से उसके पास गई, पर किताब में क्या लिखा है उसे कुछ समझ नहीं आया, तो उसने सबसे बड़ी बेवकूफी कर दी और बोली, अकेले पढ़ना कितना बोरिंग है ना, चलो थोड़ी देर बातें करते हैं। ये सुनते ही नौकरानी का तो मुंह खुला का खुला रह गया। उसने सोचा कि ये कितनी बेरहम है, एक गूंगे इंसान को बात करने के लिए बोल रही है। सीईओ को भी ये बात चुभ गई और जब तक सान कुछ बोल पाती वो गुस्से में वहाँ से उठकर चला गया। फिर रात में सान अचानक उसके बिस्तर पर पहुंचकर उसे सिड्यूस करने की कोशिश करने लगी, लेकिन सीईओ ने तो उसे घास तक नहीं डाली और पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अगली सुबह सान की कजन उसे अपने नए बॉयफ्रेंड से मिलवाने आई। सान को फौरन याद आया कि कैसे उसकी कजन हमेशा उसके पति के पैसों पर ऐश करती थी। पहले तो वो कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन इस बार उसने अपने उधार दिए हुए पैसे वापस लेने का प्लान बनाया। सीईओ और उसका भाई जैन गुजरे। सान को देखकर जैन ने उसे ताना मारा, देखो आ गई पैसे बर्बाद करने वाली। इतने में सान ने रोने का नाटक शुरू कर दिया और बोली, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है, प्लीज मेरे पैसे लौटा दो। सान का ये नया अवतार देखकर भाई तो एकदम कंफ्यूज हो गया, लेकिन सीईओ को अभी उस पर जरा भी भरोसा नहीं था। उधर कजन, जिसको पैसे लौटाने नहीं थे, बोली, अरे मुझे तो एक इमरजेंसी काम याद आ गया, मैं बाद में मिलती हूँ। और बहाना बनाकर वहाँ से 9 तो 11 हो गई। तो अपनी मतलबी फैमिली से तो जैसे तैसे उसने पीछा छुड़ाया, लेकिन अब बारी थी उसके दूसरे प्लान की, जो था अपने देवरों का भरोसा जीतना। पर उससे भी पहले उसे अपने सीईओ पति का दिल जीतना था। फिर वो सीधा उसके ऑफिस में घुस जाती है, पर वहाँ जैन को देखकर उसकी तो हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं, क्योंकि वो अभी भी उसे फेस करने के लिए रेडी नहीं थी। पर अब जब आ ही गई है तो क्या ही कर सकती थी। इधर हमारी फीमेल लीड को इतना केयर करते देख भाई का तो दिमाग ही घूम जाता है। उसने सोचा कि इसने पक्का आज कुछ अजीब पी लिया है क्या। वो उसको समझाती है, पहले मैं ना समझ थी, पर अब मुझे रियलाइज हुआ है कि मेरे पास कितना हैंडसम और चार्मिंग पति है और मुझे उससे प्यार हो गया है। फिर वो जल्दी से भाई को बाहर भेजती है ताकि वो अपने पति के साथ अकेली रह सके।
लेकिन तभी उसकी दोस्त उसे सिड्यूस करने के इरादे से अंदर आ जाती है। वो सीईओ के लिए चाय लाई थी, पर सान को वहाँ देखकर शॉक हो गई। इधर सान ने अपनी दोस्त की जमकर क्लास लगा दी और सीईओ को साफ मना कर दिया कि वो किसी दूसरी औरत के हाथ की चाय नहीं पिएगा, और वो खुद उसे पी जाती है। फिर इस पर सीईओ ने उसको लिखकर याद दिलाया, ये वही है जिसे तुमने अपनी सेक्रेटरी बनाने को कहा था और अब तुम्हें इसे जॉब से निकालना चाहती हो। खैर, वो चाय पीने के बाद सान को एकदम से गर्मी लगने लगती है और वो सीधा अपने पति की बाहों में जाकर गिर जाती है एंड उसे किस कर लेती है। देन फिर जब उसे होश आता है तो उसको समझ आ जाता है कि ये सब उसकी दोस्त का ही घटिया प्लान था, लेकिन वो इस बात से एक्साइटेड हो जाती है कि उसका पति ही उसका एंटीडोट बना होगा। हालांकि सीईओ ने उसके सारे अरमानों पर पानी फेरते हुए साफ कर दिया कि उसने कोई और तरीका यूज किया था। ये सुनते ही सान तो शर्म से पानी पानी हो गई कि न जाने क्या क्या हुआ होगा और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन गलती से फिसल गई। तभी सीईओ ने फुर्ती से दौड़कर उसे पकड़ लिया। फिर सीईओ ने सिचुएशन क्लियर करने के लिए अपने फोन पर कुछ लिखा, जिस पर सान ने उसका मुंह ऐसे बंद कर दिया जैसे वो सच में बोल सकता हो। तभी उसे याद आता है कि उसकी दोस्त तो सीईओ का फायदा उठाना चाहती थी, इसलिए उसने फौरन उसे फोन किया और उसे आने को कहा। फिर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, और ये क्या कपड़े पहन रखे हैं तुमने? तो अपनी जॉब बचाने के लिए दोस्त ने पूरा गेम ही पलट दिया। उसने सारा इल्जाम हमारी सान पे मर दिया और सीईओ को यकीन दिलाया कि उसने कभी उसे सिड्यूस करने की कोशिश ही नहीं की। उल्टा उसने ये खुलासा कर दिया कि सान ही थी जो सीईओ से उसके गूंगे होने की वजह से नफरत करती थी। इधर सान ने फौरन अपने पति का हाथ पकड़ा और बोली, भले ही वो बोल नहीं सकता, लेकिन उसकी बाकी सारी खूबियां मुझे पसंद हैं। मैं तो पहले सचिन की बुरी बातों में आ गई थी। दोस्त तो अब सीईओ के सामने गिड़गिड़ाने लगी, सर प्लीज मुझे मत निकालिए। लेकिन सीईओ का स्वैग तो देखो, उसने अपनी पत्नी से एक सेकंड के लिए भी नजरें नहीं हटाई और बस एक इशारे से गार्ड्स को उसे बाहर फेंकने के लिए बोल दिया। फिर सान ने उसे प्रॉमिस किया, अब मैं दूसरों की बातों में नहीं आऊंगी और सबसे तुम्हारी हिफाजत करूंगी। ये सुनकर सीईओ का दिल तो पिघल गया, पर दिमाग अभी भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा था। देन फिर नेक्स्ट सीन में जब वो अपने भाई को देखने हॉस्पिटल गया तो दोनों ने सान को चुपके से एक कंसल्टेशन रूम में जाते हुए देखा। भाई के तो कान ही खड़े हो गए और उसे सान पर शक हुआ। वो दोनों जासूसी करने के लिए पास गए, पर उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो असल में सीईओ के लिए इलाज ढूंढ रही थी। वहाँ उन्हें पता चला कि वो एक अजीब तरह की एमनेशिया की वजह से बोल नहीं पा रहा था, जो 20 साल से भी ज्यादा पुरानी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। पर सीईओ ने कभी इसकी असली वजह किसी को बताई नहीं थी। डॉक्टर ने उसे वार्न किया कि ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलेगा, लेकिन सान ने तो ठान लिया था कि वो उसकी मदद करके ही रहेगी। थेरेपी में उसे लगातार साथ देना और समझना शामिल था, और हमारी सान की सबसे बड़ी ताकत तो बोलना ही थी, तो वो उसे ढूंढने चली गई। उसने सबसे पहले उसे क्लियर कर बता दिया, मैं डॉक्टर के पास गई थी ताकि फ्यूचर में कोई गलतफहमी ना हो। फिर इलाज शुरू करने के लिए उससे परमिशन मांगी। सीईओ मान गया, जिस पर उसने खुशी से उसे किस कर लिया। फिर सीईओ अपने कमरे में जाने के लिए उठा, लेकिन सान ने ये कहकर उसे रोक लिया, अब से हम एक ही बिस्तर पर सोएंगे। इस तरह वो उससे पूरी रात बात करती रहेगी, लेकिन उसकी जिद ने सीईओ के दिमाग में शक का कीड़ा डाल दिया। उसने सोचा कि शायद वो इस बात से परेशान है कि वो अभी भी एक गूंगा बेवकूफ है, लेकिन हमारी सान भी कम नहीं थी। उसने फौरन उसका एक्सप्रेशन नोटिस किया और समझ गई कि वो क्या सोच रहा है। उसने उसे डांटते हुए कहा, तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ? देन फिर रात में सीईओ को बुरे सपने आने लगते हैं। उसे अपने पेरेंट्स का वो भयानक एक्सीडेंट याद आता है जब वो लोग सड़क पर लड़ते हुए जा रहे थे, और उसी पल से उसने बोलना बंद कर दिया था और बस लोगों के नेगेटिव कमेंट्स सहता रहा। तभी सान की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि उसका पति ठीक महसूस नहीं कर रहा, तो वो बस किसी भी टॉपिक पर उससे बातें करना शुरू कर देती है जब तक कि वो रिलैक्स नहीं हो जाता। अगली सुबह जब सीईओ उठता है तो उसे लगता है कि उस रात वो पहले से कहीं बेहतर सोया है, पर जैसे ही वो मुड़ता है अपनी पत्नी को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि वो तो पूरी रात उससे बात करने के चक्कर में सोई ही नहीं थी। उसने फोन पर लिखकर कहा, तुम्हें दोबारा ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो तो उसे ठीक करने की धुन में सवार थी। वो उसे नाश्ता कराने ले गई और बोली, ये मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया है। इधर नौकरानी तो डर के मारे दूर से ये सब देख रही थी। उसे अभी भी लग रहा था कि सान के इरादे नेक नहीं है, लेकिन सान ने उसे यकीन दिलाया, मैं सच्ची हूँ, और नौकरानी से कहा कि वो सब सीईओ को एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करें ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। इतने में उसे अपने पेरेंट्स का फोन आता है, जिन्हें उसके कजन से पता चला था कि उसका सीईओ से डिवोर्स हो गया है। सान मामला सुलझाने के लिए सीधे घर पहुंचती है, लेकिन वहाँ क्या देखती है कि उसकी कजन तो एक अमीर बॉयफ्रेंड होने की शेखी बघार रही है और उसकी चाची उसके पेरेंट्स की इज्जत का फलूदा बना रही थी। ये देखकर सान का तो दिमाग ही बनना गया। उसने अपनी कजन को एक्सपोज करने के लिए डिवोर्स का झूठ जारी रखा और उससे उधार लिए पैसे वापस मांगे। फिर उसने कजन के बॉयफ्रेंड से कहा, तुम ही इसके बदले पैसे चुका दो, तुम तो बहुत पैसे कमाने का दावा करते हो।
इस पर उस बूढ़े आदमी ने कहा कि वो उसे कुछ अमीर दोस्तों से मिलवा सकता है, हालांकि वो सब शादीशुदा थे। ये सुनते ही सान की माँ का तो खून खौल गया और वो बोली, मैं अपनी बेटी को किसी की रखेल नहीं बनने दूंगी। उसने अपने पति की भी क्लास लगा दी कि वो अपने परिवार को दामाद के पैसों पर ऐश करने दे रहे हैं। उसे लगा कि शायद इसी वजह से मेरी सान का डिवोर्स हुआ, लेकिन सान ने साफ किया कि ये सब झूठ था। इस पर कजन ने उसे ताना मारते हुए पूछा, अगर तुम्हारा डिवोर्स नहीं हुआ तो तुम्हारा पति है कहाँ? और कजन के सवाल पूछते ही तभी होती है हमारे सीईओ की धमाकेदार एंट्री। सान दौड़कर सीधा उसकी बाहों में चली गई। इधर सीईओ ने सोचा कि शायद वो शर्मिंदा थी और इसीलिए उसे अपने ससुराल वालों से मिलवाने नहीं लाई, लेकिन सान ने साफ किया कि उनकी शादी इतनी जल्दबाजी में हुई कि उसे उन्हें मिलवाने का टाइम ही नहीं मिला। उधर सान के रिश्तेदारों की तो ये देखकर छाती पर सांप लौट गया। उन्हें लगा कि उसने किसी मॉडल को अपना पति होने का नाटक करने के लिए हायर किया है, क्योंकि उनसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि सान को उसकी कजन से बेहतर कोई मिल गया है। तभी सीईओ ने उन्हें धमकी दी, अगर तुमने मेरी पत्नी के पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। इस पर चाची ने मजाक उड़ाया, मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड तो देश की सबसे बड़ी लॉ फर्म में काम करता है। हालांकि उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई जब पता चला कि सीईओ ने ही उस लॉ फर्म को खरीद लिया है। इसके बाद तो पूरी फैमिली ने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया और सीईओ की चमचागिरी करने लगी। लेकिन सान ने उनसे साफ साफ कह दिया, दोबारा मेरे पेरेंट्स के घर में कदम मत रखना। रिश्तेदारों के जाने के बाद सान के पेरेंट्स ने सीईओ को उनकी बेटी का ख्याल रखने के लिए थैंक यू बोला और नोटिस किया कि वो अब ज्यादा मैच्योर हो गई है। फिर अगले दिन सान टीवी स्टेशन पर काम करने गई और जाने से पहले अपने पति को एक सरप्राइज गिफ्ट दिया, जिससे वो बहुत खुश हो गया। स्टेशन पर सब एक बड़े इन्वेस्टर का वेट कर रहे थे और सान के एक जेलस कलीग को पूरा यकीन था कि उसका प्रोजेक्ट एक बार फिर जीतेगा। अचानक सीईओ हर ग्रुप के प्रोजेक्ट सुनने के लिए कॉन्फ्रेंस में पहुंचता है और सान उसे देखकर शॉक हो जाती है। वो अपनी शादी को एक्सपोज नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने उसे न पहचानने का ही नाटक किया और जब उसने हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया तो वो उसके पास से ऐसे गुजर गई जैसे उसे जानती तक ना हो। उस जेलस कलीग ने कॉन्फ्रेंस शुरू की और साथ ही सान के ग्रुप को बताया कि उनकी प्रेजेंटेशन डिलीट हो गई है। असल में उस कलीग ने ये फाइल खराब की थी ताकि वे डिस्क्वालीफाई हो जाएं, लेकिन सीईओ ने उन्हें और टाइम दे दिया। लेकिन हमारी सान भी किसी से कम नहीं थी, उसने अपनी स्किल से स्क्रिप्ट को रिकवर कर लिया और सीईओ ने फौरन उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन वो जेलस कलीग भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सिचिन को सीईओ को सीड्यूस करने के लिए बुला लिया। अब ये सिचिन का काम ही था इन्वेस्टर्स को एंटरटेन करना ताकि वो जेलस कलीग हमेशा जीतता रहे। हालांकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे सीईओ को ही सीड्यूस करने के लिए भेजा जाएगा और ऐसा करके वो उसकी नजरों में पूरी तरह से गिर गई। सीईओ के आदमी ने उसे फौरन बाहर निकालने का ऑर्डर दिया और उन्हें वार्निंग दी, हम कभी भी तुम्हारे प्रोजेक्ट को नहीं चुनेंगे। इधर सान ने दूर से ये सब कुछ सुन लिया और उसका तो दिल ही बाग बाग हो गया कि उसका पति कितना उसूलों वाला आदमी है। उसने उस जेलस कलीग का जमकर मजाक उड़ाया, लेकिन बाद में उसने उसे एक लग्जरी कार में चढ़ते हुए देखा और उसका दिमाग घूम गया। उसने गलत समझ लिया कि वो इन्वेस्टमेंट जीतने के लिए ऐसे घटिया ट्रिक्स का इस्तेमाल करती है। अब सिचिन को तो पता था कि वो सीईओ की कार है, लेकिन उसने सच छुपाया ताकि सान को उसे पहले फंसाने का मजा चखा सके। इसीलिए उसने कुछ लड़कों को सान के साथ फ्लर्ट करने के लिए उकसा दिया। इस बीच सान ने अपने पति को फिर से किस देकर सरप्राइज किया और अचानक उसे बताया गया कि उसका प्रोजेक्ट चुन लिया गया है। हालांकि वो एक्साइटेड तो थी, पर उसे लगा कि सीईओ ने उसका फेवर करने के लिए उसके प्लान में इन्वेस्ट किया है। लेकिन सीईओ ने क्लियर किया कि उसका प्रोजेक्ट प्रोफेशनल और कम्पिटिटिव था, इसलिए चुना गया। ये सुनते ही सान की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और वो उसकी तारीफें करती नहीं रुकी। उधर कंपनी में डायरेक्टर ने उसे प्लान का इंचार्ज बना दिया, जिससे उसके कलीग्स के तो पेट में दर्द ही हो गया और उन्होंने अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया कि उसका स्पॉन्सर कोई बूढ़ा आदमी है। वो दावा कर रहे थे कि सान को सिर्फ अमीर आदमियों में इंटरेस्ट है, लेकिन हमारी सान भी डरी नहीं और फौरन उनका सामना किया। बाकी लोग तो डरकर भाग गए और वो जेलस कलीग उसके साथ अकेला रह गया। सिचिन की सलाह याद करके उसने सान के साथ फ्लर्ट करने की हिम्मत की, लेकिन सान ने उसकी ऐसी तैसी कर दी। बाद में जब वो काम से निकले तो उन्होंने सान से पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है? अचानक एक लग्जरी कार आई तो उसने इशारा किया, मेरा पति वहाँ है। तो जैसे ही ड्राइवर कार से बाहर निकला, सबने तो मान ही लिया कि यही है उसका पति और उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन सान तो बस चुपचाप खड़ी रही जब तक कि खुद सीईओ कार से नीचे नहीं उतरा। फिर क्या था, सबकी तो आंखें फटी की फटी रह गईं, खासकर उस जेलस कलीग की। उसका तो पूरा खेल ही खत्म हो गया था और बाकी लड़कों ने सीईओ के गुस्से के डर से फटाफट उससे माफी मांग ली। सान तो अपने पति की इस अदा पर पूरी लट्टू हो गई। उसने उसे गले लगा लिया और बस उसकी आंखों में ही खो गई। सीईओ उसे किस करने ही वाला था, लेकिन हमारी सान तो बुरी तरह नर्वस हो गई। देन फिर वो एक मॉडल को ढूंढने के लिए सिचिन से मिलती है और उस झूठी दोस्त ने फौरन सीईओ को खबर कर दी।
उसने सोचा कि अगर इन दोनों का डिवोर्स हो गया तो सीईओ उसका हो जाएगा। सीईओ अपने भाई के साथ वहाँ पहुँच गया और उसके दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि कहीं उसकी पत्नी का ये सब एक और झूठ तो नहीं। सान ने घबराकर दरवाजा खोला और नहीं चाहती थी कि वो लोग अंदर आए, लेकिन वो चालू दोस्त सचिन, उसने जैन को अंदर आने के लिए मना ही लिया। तभी सीईओ ने अपने भाई की चीख सुनी और तेजी से देखने गया कि आखिर हुआ क्या। पता चलता है कि सान तो सिर्फ फेन बाई को ढूंढने आई थी, जो सीईओ का तीसरा भाई था। उसने घर छोड़ दिया था और उस जगह पर एक मॉडल के तौर पर काम कर रहा था। फेन बाई ने बताया, मैं रैपर बनने के लिए अपना पैसा खुद कमाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली मेरे सपनों को सपोर्ट नहीं करती। ये सुनकर सीईओ का तो पारा चढ़ गया और उसने कहा कि वो घर पर बात करेंगे। इधर सान ने सचिन को जाकर सीधा सीधा सुना दिया और कहा, तूने मुझे फंसाने के लिए ये पूरा जाल बिछाया था। फिर हवेली में फेनबाई ने फिर से अपने इरादे समझाए और नोटिस किया कि उसकी भाभी सीईओ के साथ ज्यादा ही अच्छी हो गई है। उसे लगा कि भाभी तो फायदा उठा रही है, क्योंकि ये शादी तो बस एक अरेंजमेंट थी। इस पर सान ने साफ साफ कह दिया कि उसकी बुरी हरकतें अब पास्ट में रह गईं और अब वो सिर्फ अपने पति का ख्याल रखना चाहती है। उसने माना कि शुरू में वो अपनी जान बचाना चाहती थी, पर अब वो सच में भाइयों और दादाजी के बीच के रिश्ते को सुधारना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में वो लोग शॉपिंग मॉल गए और हमारी सान छिप छिप कर उन पर नजर रख रही थी। तभी अचानक उसका कजन उसे ढूंढ लेता है और उससे फिर से पैसे उधार मांगता है। इधर सीईओ और उसके भाइयों ने ये पूरा सीन देख लिया और उन्होंने सोचा कि वो हमेशा की तरह फिर से पैसे दे देगी। हालांकि इस बार तो सीन ही पलट गया। सान ने अपने कजन को पैसे देने की बजाय उसकी जमकर धुलाई कर दी। कजन ने गुस्से में उस पर हमला करना चाहा, लेकिन तभी सीईओ ने हीरो की तरह आकर उसे बचाया और देवरों ने उस कजन को वहाँ से बाहर फेंक दिया। देन फिर दादाजी ने उसे डिनर पर बुलाया। वो नहीं चाहते थे कि वो उनके परिवार से दूर हो जाए, क्योंकि वो जानते थे कि वो एक अच्छी इंसान है। भले ही सान अपने पिछले कामों के लिए बहुत शर्मिंदा थी। दादाजी उनके चेहरों पर खुशी देख सकते थे, लेकिन भाई फिर से लड़ने लगे। सीईओ का तो उन पर दिमाग ही खराब हो गया और वो उन्हें एक तरफ ले गया। इधर उसकी पत्नी दादाजी को सीईओ को फिर से बुलवाने की थेरेपी के बारे में बता रही थी। बाद में दादाजी ने सीईओ को एक इवेंट के बारे में बताया जिसमें एक बड़ा इन्वेस्टर आने वाला था और वो चाहते थे कि सीईओ अपनी पत्नी के साथ उसे रिसीव करने जाए। सान को डर था कि सीईओ इतने सारे लोगों के सामने जाने के लिए रेडी नहीं होगा, लेकिन उसने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। इवेंट के दौरान वो अकेले स्नैक्स का मजा ले रही थी, लेकिन तभी उसने दो लड़कों को अपने पति की बुराई करते हुए सुन लिया। ये तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकी और फौरन उन्हें उनकी औकात दिखाने चली गई। तभी उसे एहसास हुआ कि सीईओ ने सब कुछ सुन लिया है, तो उसे टेंशन हुई कि ये नेगेटिव कमेंट सुनकर उसे कितना बुरा लगा होगा। सीईओ के भाइयों को लगा कि वो हमेशा की तरह कोई बखेड़ा खड़ा कर रही है, लेकिन जब उन्होंने सुना कि वो एम्प्लॉय सीईओ की बेइज्जती कर रहे थे, तो उन्होंने फटाफट उन्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया। सान भी वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन सीईओ ने उसे रोक लिया। उसका नाम लेकर सान लुओ। सान तो उसे बोलता हुआ सुनकर खुशी से पागल ही हो गई, लेकिन उसने बात करने के लिए फिर से अपने फोन का इस्तेमाल किया और लिखा, ऐसा नहीं है कि मैं बोल नहीं सकता, मैं बस बोलना नहीं चाहता। उसमें अभी भी दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन हमारी सान भी हार मानने वाली नहीं थी। जब वो लोग घर लौटे तो सान के रिश्तेदार वहाँ उनका इंतजार कर रहे थे। चाची तो इस बात पर गुस्से से लाल थी कि उन्होंने उसके बेटे को पीटा, लेकिन सान ने वजह साफ कर दी और धमकी दी कि अगर उसने उधार लिए पैसे नहीं लौटाए तो वो उसकी शिकायत कर देगी। तो कजन ने तो बेशर्मी की सारी हदें ही पार कर दी। वो सीईओ के पास जाकर उसे सीड्यूस करने की कोशिश करने लगी और वादा किया कि अगर वो इस मामले को जाने देगा तो वो उसके इशारों पर नाचेगी। उस बूढ़े आदमी ने तो उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका था, तो उसे लगा कि अब वो सीईओ का दिल जीत सकती है। हालांकि उसके भाइयों ने उसे धक्का मारकर दूर कर दिया और सान ने भी उन्हें जाने के लिए कहा। भाई लोग तो खुश हो गए कि चलो अब उनका भाई सही हाथों में है, और सान ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगी। उसने उन्हें समझाया कि वो हमेशा साथ रहें, क्योंकि वो अब कोई भी दुश्मनी नहीं चाहती थी, ताकि किसी का भी कोई ट्रेजिक एंड ना हो। दिन फिर रात में वो सीईओ की बाहों में सिमटी हुई नॉन स्टॉप बकबक कर रही थी, इस उम्मीद में कि वो एक बार तो जवाब देगा। बोलते बोलते अचानक उसे नींद आ गई, तो सीईओ ने उसे प्यार से लिटा दिया। उसे इतने सुकून से सोता देख सीईओ खुद को रोक ही नहीं पाया और उसने उसे किस कर लिया। वो उसी पर जाग गई और फिर दोनों पैशन में खो गए। अगली सुबह सान काम पर गई और डायरेक्टर ने एक नए एम्प्लॉय सिनान से मिलवाया। सिनान इतना हैंडसम था कि ऑफिस की सारी लड़कियां तो उस पर लट्टू हो गईं, और सिनान ने भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए सान में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखाया। बाहर निकलते टाइम सिनान ने उसे गिरने से बचाया और अपनी बाहों में पकड़ लिया। तभी सीईओ ने वहां आकर फुर्ती से उसे अपनी तरफ खींचा और सिनान को बताया, ये मेरी पत्नी है। हालांकि इससे सिनान की दिलचस्पी कम नहीं हुई। सान तो खुश थी कि उसका पति फिर से बोल रहा है, लेकिन ये क्या, वो तो फिर से उससे दूर दूर रहने लगा, क्योंकि उसका तो जलन के मारे बुरा हाल हो गया था। सान को तो समझ ही नहीं आया कि इसको अचानक क्या हो गया। उसने उसे फिर से बुलवाने की कोशिश की,
लेकिन सीईओ ने अपने फोन का इस्तेमाल किया और अपने जलन के बारे में एक शब्द नहीं कहा। तभी सिनान ने सान को फोन कर दिया। ये देखकर तो सीईओ का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वो गुस्से में चला गया। लेकिन फिर वो एक ड्रिंक लेकर लौटा और उससे फिर से बात की। सान ने फौरन कॉल काटा और समझ गई कि उसके पतिदेव तो बुरी तरह जल बुनकर राख हो रहे हैं। इसलिए उसने प्रॉमिस किया कि वो सिनान से दूर रहेगी। अगली सुबह वे दादाजी की हवेली गए और सीईओ के फिर से बोलने पर उनकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्हें यकीन था कि वो उनके परिवार की लकी स्टार है, इसलिए उन्होंने उस पर गिफ्ट्स की बारिश कर दी। तभी अचानक वो बेहोश होकर गिर गई। जब उसे होश आया तो वो ये देखकर बहुत खुश हुई कि सीईओ अब उससे ज्यादा बात कर रहा है। दादाजी ने उसे बताया कि उसे अपने बच्चे की खातिर आराम करना होगा क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। फिर अकेले में सीईओ ने उसे वो राज बताया जो उसने सालों से अपने दिल में दफन कर रखा था। उसने बताया कि उसने बोलना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि बचपन में उसने अपने पेरेंट्स से बहस की थी, जिस वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया था। तब से उसने खुद को सजा देने के लिए दोबारा बोलने से इनकार कर दिया था, लेकिन उसके साथ रहने के बाद सब बदल गया। फिर उसने उसे बहुत प्यार से एक मीठा सा किस दिया और इसी के साथ इस क्यूट सी लव स्टोरी का हैप्पी एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हाइप कर दो यार, और एक प्यारी सी कमेंट करके भी जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में। बाय बाय।